फैक्ट्रियों से लेकर कल कारखानों तक, वो देश के रसोई से लेकर के पुरुष को संभालने से लेकर के बच्चे पैदा करने तक, उसकी परवरिश तक, हर जगह महिला की भागीदारी है, हर जगह महिला आपके साथ है। तो महिला अधिकारों में वो पीछे क्यों है? यदि महिलाओं को समान वेतन, पुरुष के बराबर समान वेतन की यदि मांग उठाई और ये कानून बना, तो ये भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही किया। आज हम जानना चाहेंगे मैम से कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या कार्य किया। हाँ कविता जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है भारत की महिलाओं के लिए भी और दुनिया की महिलाओं के लिए भी, कि भारत की महिलाएं अगर आज सशक्त हैं तो इसके पीछे किसका हाथ है। अगर आज भारत की महिलाएं सशक्त हैं, मजबूत हैं, शिक्षित हैं और किसी पद पोस्ट पर आसीन है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन भर महिलाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर उनके हितों के लिए काम किए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1928 में जब वो विधान परिषद के सदस्य थे, उस वक्त उन्होंने एक ऐसे विधेयक का समर्थन किया, ऐसे विधेयक को मजबूती के साथ रखा जिसके अंदर क्या कहते हैं, महिलाओं को मातृत्व अवकाश की जो है प्रावधान दिया जा रहा था, और केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको विधान परिषद में रखा कि महिलाओं को प्रसव से पहले और प्रसव के बाद छुट्टियों की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये छुट्टियों की व्यवस्था देश हित में और राष्ट्र महिला हित में सब रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद आराम करती है, उसकी परवरिश अच्छे से करती है, तो वह उस पर अच्छा ध्यान दे सकती है, वो खुद भी आराम कर सकती है और दोबारा अपने काम पर आएगी तो वह कमजोर नहीं होगी, और बच्चे को भी वह अच्छा नागरिक बनाने के लिए सही परवरिश देकर आएगी। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रसव के दौरान छुट्टियों का सबसे पहले 1928 में ये प्रावधान के लिए लड़ाई लड़ी, और उस वक्त पर जब देश के अंदर महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने का एक सामान या फिर उपयोग करने वाली एक चीज, कोई वस्तु, या फिर हिंदू परंपराओं में महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ पुरुष के पैर की जूती कहकर हमेशा उपेक्षित और अपमानित किया गया, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिला के प्रसव की पीड़ा को समझते हुए उन्हें प्रसव के दौरान छुट्टियों की प्रावधान की बात रखी, और इसके लिए मजबूती से पैरवी करते हुए इस विधेयक को पास कराने के लिए भी वो अपने अंतिम समय तक इस पर जोर देते रहे, जो कि हिंदू कोड बिल में ये चीज बाद में जोड़ी भी गई, और हिंदू कोड बिल न पास होने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आहत होकर के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था। जी कविता जी। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी विशेष जाति धर्म की महिलाओं के लिए ये कार्य किया था क्या? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो महिलाओं के लिए कार्य किए हैं, इसमें उनके चिंतन में, उनके कार्यों में और उनके जितने भी अभी तक के हम उनके विचार पढ़ते हैं या समझते हैं, उन सब में किसी जाति या धर्म की महिलाओं का जिक्र नहीं है। वो समस्त महिलाओं यानी भारत की समस्त नारियों के लिए काम किए और उनके लिए चिंतन किए, उनके लिए उन्होंने सारे प्रयास किए। उनका कहना था कि स्वस्थ राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र के लिए एक मजबूत महिला का होना अति आवश्यक है। किसी भी समाज, परिवार या राष्ट्र की तरक्की उस समाज, उस परिवार की महिलाओं की तरक्की से आंकी जाएगी, तो आंकता हूं मैं, वो उनका ये खुद का कहना था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी विशेष धर्म की या विशेष जाति की महिलाओं के लिए काम नहीं किए, सभी के लिए किए। उन्होंने अगर प्रसव की छुट्टियों की बात की है तो वो सभी महिलाओं के लिए है। अगर उन्होंने 1938 में यदि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात रखी थी, जो उन्होंने कहा कि महिलाओं को गर्भ निरोधक उपायों के बारे में, उनके इस्तेमाल के बारे में महिलाओं को सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, जो कि सभी जाति धर्म की महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था कि बच्चे को जन्म देना
ये पूरी तरीके से महिलाओं पर छोड़ देना चाहिए। इसमें कहीं पर ना मुस्लिम महिलाओं का ज़िक्र था, ना हिंदू महिलाओं का था, ना किसी जाति विशेष की महिलाओं का ज़िक्र था। तो ये सभी धर्म की महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस वक़्त पर सबसे बड़ी सिफ़ारिश की जब महिलाओं को केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही शादी की जाती थी। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गर्भ निरोधक जितने भी उपाय हैं, जो भी महिलाओं के सामने या महिलाओं को उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए और गर्भ धारण करने या ना करने की बात को पूरी तरीके से महिलाओं के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो ये कितना बड़ा डिसीजन और कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा विचार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1938 में रखा, जब धर्मों का इतना बड़ा प्रचंड लोगों के दिमाग पर अफीम का नशा या कहें कि एक जबरदस्त नशा था, जब धर्म के लोग जकड़े हुए थे। उस वक्त पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना महान विचार सोच सकते थे। सोचिए कि आज जब हम लोग 21वीं सदी में इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, तब भी भारतीय पुरुष ये बात कहने में संकोच करेंगे या डरेंगे या घबराएंगे कि महिलाओं के ऊपर गर्भ को धारण करना या नहीं करना पूर्णतः महिलाओं पर छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब जब लोग ये बात कहने में संकोच कर रहे हैं इस वक्त पर भी, तो उस टाइम पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की समस्त महिलाओं के लिए ये बात कह दी कि भाई ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के हिस्से में छोड़ देना चाहिए कि गर्भ धारण करना है या नहीं करना है। और ये बात भी सही है, क्योंकि जन्म की उत्पत्ति महिला की कोख से, महिला के रक्त से रोपित होती है, वहां वो अपने अंदर गर्भ धारण करती है। तो उसकी उम्र का, उसके क्या कहते हैं, शरीर का, उसके गर्भ धारण करने का, उसके शरीर पर उसका खुद का हक होना चाहिए। इस बात को बाबा साहब ने ध्यान में रखते हुए महिलाओं को गर्भ धारण करने की पूरी छूट दे दी कि आप धारण करें या ना करें। इसका प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1938 में इस सुविधा को उपलब्ध कराने की बहुत जबरदस्त तरीके से मांग की। तो मुझे लगता है कि भारत की महिलाएं यदि आज गर्भ धारण करने या ना करने का डिसीजन ले पाती हैं, तो इसका विचार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, इसका अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश की समस्त महिलाओं को दिया। और ये अधिकार सिर्फ आप कहें कि किसी विशेष जाति की महिला ऐसा कर सकती है और बाकी धर्मों की या जातियों की नहीं कर सकती, तो ये तो इस तरह से आज भी हम लोग सही साबित नहीं होंगे, क्योंकि सभी धर्म की महिलाओं को ये अधिकार है। जी कविता जी। मैम, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के सशक्तिकरण से राष्ट्र हित तक कैसे जोड़ रखा था? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो महिलाओं के लिए कही हर बात, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के साथ उन्होंने उसको राष्ट्र की तरक्की से जोड़कर देखा। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 से लेकर के 1946 के बीच में सभी जितने भी महत्वपूर्ण उन्होंने प्रावधान किए, कानून बनाए या कानूनों की पैरवी की, वो सारे कानून महिलाओं के लिए थे। वो सब में महिला मुख्य रूप से उनके चिंतन में और उनके प्रावधानों में महिला शामिल थी। तो उनका कहना ये था कि जो महिलाएं हैं, भारत की महिलाएं हैं, ये एक तरह से दोहरी गुलाम हैं। शूद्रों को अपर कास्ट ने या अपर वर्ग ने गुलाम बनाया, क्योंकि वो उनके सामने कमजोर थे, उन्हें कमजोर बनाकर रखा। दूसरी बार जब शूद्र गुलाम हो गए और गुलामों को कोई और कमजोर चीज नहीं मिली, तो सबसे कमजोर चीज, सबसे कमजोर वस्तु भारत के अंदर महिला को समझा गया और महिला को गुलाम बनाकर रखा गया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इक्वालिटी मीन्स समानता। यदि समानता जहां होगी वहां तरक्की होगी, वहां आदमी औरत जहां समान होंगे, वहां आने वाला शिशु यानी कि जो देश का नागरिक होगा, वह एक समान विचार के साथ परवरिश में आएगा, तो वह अच्छा नागरिक बनेगा और अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकेगा। और महिला पुरुष के समान अधिकारों को लेकर के बाबा साहब ने इसीलिए हर बार पैरवी की कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कानून मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नम आंखों से ये बात कहते हैं कि मैं आज बहुत आहत होकर के इस कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की तरह
जिस तरह भारतीय संविधान भारत में लागू होना अनिवार्य है, इसी तरह भारत के अंदर मैं महिला कोड बिल को लागू होना और इस देश के अंदर जारी करना, महिला कोड बिल को मैं भारतीय संविधान से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जो शोषित महिला है, जो देश के अंदर गुलामों से भी आगे जाकर के दोहरी गुलाम महिला है, जब तक ये आजाद नहीं होगी तब तक देश का स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो फैक्ट्रियों से लेकर कल कारखानों तक, वो देश के रसोई से लेकर के पुरुष को संभालने से लेकर के बच्चे पैदा करने तक, उसकी परवरिश तक, हर जगह महिला की भागीदारी है, हर जगह महिला आपके साथ है। तो महिला अधिकारों में वो पीछे क्यों है? उसको अपने निर्णय लेने पर, उसको अपने जीवन को सही तरीके से या सही निर्णय या सही दिशा में जाने पर उसके खुद के निर्णय होने चाहिए। उसको इतना दबाकर, बांधकर या पीछे रोक कर कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को हमेशा राष्ट्र हित में जोड़ करके देखा। 1942 से लेकर के 1946 तक के सारे उनके काम महिला सशक्तिकरण पर रहे, जिसके लिए उन्होंने अपने कानून मंत्री तक से इस्तीफा दिया। और खास बात यह है कि आज दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे देश की महिलाओं का ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितने भी काम किए वो सब महिलाएं नहीं जानती। यदि आज महिलाएं टॉयलेट, अगर सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए स्पेशली टॉयलेट है, या फैक्ट्रियों में या कार्यालयों में या फिर कल कारखानों में, जितने भी जहां पर महिलाएं काम करती हैं, महिला श्रमिक काम करती हैं, वो सारी महिलाओं के लिए यदि उनके लिए स्पेशल टॉयलेट हैं या महिला टॉयलेट हैं, तो ये भी मांग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उठाई थी। यदि महिलाओं के लिए आराम करने के लिए अलग से कोई जगह बनाई गई है, या कार्यालयों में या फैक्ट्रियों में कोई जगह बनाई गई है, तो ये भी महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आवाज उठाई है। यदि महिलाओं को समान वेतन, पुरुष के बराबर समान वेतन की यदि मांग उठाई और ये कानून बना, तो ये भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही किया। यदि महिलाओं को समान शिक्षा अधिकार पाने की या पुरुष की संपत्ति में महिला का समान अधिकार, या भाई और बहन की बराबर संपत्ति में अधिकार, और महिला के विधवा होने पर जो पति की संपत्ति में, मैं मानती हूँ कि एक विधवा महिला को लोग हमेशा हे दृष्टि से देखते हैं, या फिर उसके प्रति ऐसा लगता है कि भाई ये तो महिला कोई अब किसी तरह से किसी भी शुभ कार्य में नहीं जा सकती है, इसका तो बहुत ही बुरा अब अशुभ हो गया, इसको तो अब जीने का अधिकार ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 9 अप्रैल 1948 को संविधान में हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये साफ साफ अक्षरों में लिखा कि यदि पति मृत है और मर चुका है और पत्नी विधवा है, तो उसकी संपत्ति पर पूरा अधिकार महिला यानी कि उसकी पत्नी का होना चाहिए। और यदि संपत्ति का बंटवारा हो तो बेटा और बेटी में बराबर संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। ये इतनी बड़ी बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही, और मुझे लगता है कि उस वक्त पर इन सब बातों का बाकी समाज के लोगों पर बहुत मतलब दर्द हुआ, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा कि जिन महिलाओं को हमने, अरे इनका क्या है, ये तो खाती हैं और केवल जीती हैं इसलिए कि बच्चे पैदा कर सकें, और खास उसमें विशेष ये है कि लड़का पैदा हो सके जो कि हमारे घर का, खानदान का या पीढ़ियों का चिराग बनेगा। तो ये सब ढकोसले, छोटी बातें या महिलाओं को असमानता रखने वाली बातें या महिलाओं को पीछे धकेलने वाली बातों से ऊपर उठकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सारे समान अधिकार महिलाओं को दिए। तो इसके लिए हम सभी महिलाएं, देश की, राष्ट्र की समस्त नारी जाति बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ऋणी है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने से पहले अन्य नामों से भी जाना जाता है, लेकिन समस्त महिलाएं यदि उनको बोलती हैं या जागरूक महिलाएं उनका नाम लेती हैं, तो नारी मुक्तिदाता के नाम से भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इसलिए जाना जाता है कि भारत की नारियों की मुक्ति का मार्ग किसी ने प्रशस्त किया तो वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जी कविता जी, और कोई सवाल? नहीं मैम, कोई सवाल नहीं है मेरा आपसे। थैंक यू मैम। जय भीम, नमो बुद्धाय। ओके, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।